सभी आत्मीय जन और प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी में एक धारणा प्रचलित है कि संस्कृत से प्राकृत का जन्म हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश का जन्म हुआ और अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ। यह सही धारणा नहीं है। संस्कृत का जो जन्म हुआ है वह प्राकृत से हुआ है। प्रकृति में जो भाषा मौजूद थी, जनसाधारण जिन भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, उन भाषाओं के आधार पर संस्कृत का जन्म हुआ। फिर दूसरी प्राकृत की एक धारा आई। संस्कृत तो अपने तरीके से जब व्याकरणों से बद्ध हो गई तो उसका एक रूप निखरा और इधर जनभाषा चल रही थी। तो जनभाषाओं में जो दूसरी धारा है, दूसरी अवस्था है, उससे कुछ भाषाओं का विकास हुआ और उसी तरह से अपभ्रंश का भी जो विकास हुआ है वो तीसरी अवस्था जो प्राकृत की है उससे हुई है। तो यह धारणा जो मन में बनी हुई है, बैठी हुई है, इससे निजात पा लेनी चाहिए। आज हम लोग प्राकृत भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति प्रकृति से हुई है। प्राकृत का अर्थ हुआ जनसाधारण की भाषा, यानी जनता की भाषा। जनसाधारण की भाषा को संस्कार देकर उसे संस्कृत शब्द से विभूषित किया गया, तो वह जनभाषा जो उसकी तुलना में असंस्कृत थी, उसे भाषा को प्राकृत कहा गया। और इसलिए कहा गया कि संस्कृत से भेद प्रकट करने के लिए, अलगाव जिससे महसूस हो कि दोनों भाषा अलग है, जनता की भाषा और संस्कृत भाषा, तो प्राकृत नाम दिया गया। किशोरीदास वाजपेयी बहुत बड़े भाषाविद हैं। उन्होंने अपने व्याकरण, हिंदी शब्दानुशासन और भारतीय भाषा विज्ञान में प्राकृत की 3 अवस्थाओं की चर्चा की है। हिंदी शब्दानुशासन जो व्याकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। उससे अच्छा व्याकरण हिंदी में मौजूद नहीं है। वे कहते हैं कि प्रथम प्राकृत थी, भाषा थी जिससे वेदों की रचना हुई, यानी जो लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत की जो धारा थी वो उससे निस्तृत हुई, निकली। द्वितीय प्राकृत जिससे पाली का संबंध है, पाणिनि ने जिसे संस्कृत की विभाषा कहा है। तृतीय प्राकृत जिससे अपभ्रंश का संबंध है। तो प्राकृत भाषाओं का यह विभिन्न स्तर है, विभिन्न तरह की अवस्थाएं हैं। प्राकृतों के जो भेद हैं वे भेद धर्म के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, लेखन आधार पर कई भेद हैं। और सच पूछिए तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ की प्राकृत भाषा का पता नहीं है, जैसे खड़ी बोली हिंदी। अभी हिंदी जो पूरे देश में प्रचलित है, इस हिंदी के पूर्व कौन सी प्राकृत भाषाएं थी इसका पता नहीं है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कहा कि संभव है कि वह कौरवी प्राकृत रही हो। अब अभी जो भेद हैं प्राकृत के जो मौजूद हैं, किताबों में जो भेद मिलते हैं, उसमें सौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, केकय, ब्राह्मण, खस आदि, इस तरह के कई भेद हैं प्राकृत के। और सच पूछिए तो कुछ ऐसे प्राकृत हैं
जिनका अध्ययन भी ठीक से नहीं हुआ है, क्योंकि साहित्य उसमें मौजूद था नहीं और उसमें मेहनत ज़्यादा की नहीं गई है, इसलिए बहुतों का पता नहीं है। व्याकरणिक स्वरूप के बारे में, बदलाव के बारे में बहुत पता भी नहीं है। अब सौरसेनी को देखें। यह जो प्राकृत है वह मथुरा के आसपास बोली जाती थी। पालकालीन स्थानीय बोली से इसका विकास हुआ है। यह बोली मध्य देश में बोली जाती थी और मध्य देश में संस्कृत का प्रभुत्व था, इसलिए इस बोली पर संस्कृत का व्यापक प्रभाव है। संस्कृत के नाटकों के गद्य की भाषा सौरसेनी है। इसका प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। कर्पूर मंजरी का गद्य भी इसी भाषा में है। यहाँ तक कि जैनियों, खासकर दिगंबर जैनियों ने अपने मतों के प्रचार के लिए इसी भाषा का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, जिन इलाकों में सौरसेनी बोली जाती है वह संस्कृत है और संस्कृत का प्रभाव सौरसेनी पर है, तो जाहिर है कि यह भाषा बहुत महत्वपूर्ण थी। इसकी जो विशेषता है, पहली विशेषता है कि असंयुक्त तथा दो स्वरों के बीच आने वाले तो इसमें धो हो गया है। जैसे गच्छति, गच्छदी, ती को देखिएगा दी हो गया है, यानी त की जगह पर दो और थ की जगह पर धो। कथय, कधी, कधी ही। दूसरा, अक्षरों का विकास सामान्यतः ख में हुआ है, इक्षु, इक्षु। तीसरा, री का विकास ई में है, जैसे गृद्ध, गिद्ध। चौथा, संयुक्त व्यंजनों के सरलीकरण की प्रवृत्ति है। उत्सव, उत्सव, उत्सव। अब संयुक्त व्यंजन आप देखेंगे कि तो सौ संयुक्त है, सौ और सौ संयुक्त है, लेकिन अंतिम तौर से जो शब्द मिलते हैं सौरसेनी में वो उत्सव मिलते हैं, यानी संयुक्त व्यंजनों का लोप हो गया है, उसको सरल बनाया गया है। पांचवी विशेषता है आदरार्थ आज्ञा के रूप में संस्कृत के अनुसार है। आदर के साथ जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है वह संस्कृत की तरह है, यानी संस्कृत में जो शब्द आदर के लिए संबोधित किए जाते हैं वही शब्द मौजूद हैं सौरसेनी में, पर अस्मय पद का प्रयोग मिलता है, आत्मनेपद पद का प्राय नहीं मिलता है। सातवीं विशेषता है रूपों की दृष्टि से सौरसेनी संस्कृत की ओर झुकी हुई है, महाराष्ट्री का भी काफी साम्य है। अब सौरसेनी संस्कृत और महाराष्ट्री दोनों का असर इस भाषा पर है। तो सौरसेनी की सामान्य विशेषता है, सौरसेनी का जो स्वरूप है वो इस तरह का है। फिर पैशाची, महाभारत में पिशाच जाति का उल्लेख हुआ है। ये उत्तर पश्चिम में कश्मीर के पास रहते थे। ग्रियर्सन ने पैशाची को वहीं की दरद से प्रभावित भाषा मानते हैं। एक दूसरे विद्वान है हार्ले, उन्होंने कहा कि दड़बीरों के द्वारा यह भाषा प्रयुक्त होती थी। पुरुषोत्तम देव ने कहा कि संस्कृत और सौरसेनी का इसे विकृत रूप माना जा सकता है, यानी पिशाच जाति का जो उल्लेख है और पैशाचिक भाषा का जो उल्लेख है, तो पैशाचिक भाषा एक फैली हुई भाषा थी, कई इलाकों में फैली रही और इसीलिए विद्वानों को ये समझने में परेशानी हुई कि वस्तुतः दड़बीर बोलते थे या कश्मीर के आसपास के जो पिशाच जाति के लोग थे वो बोलते थे या फिर किसी दूसरे इलाके। ये भाषा फैली हुई थी, इस वजह से पहचानने में
असुविधा हुई है। अनुमान यह है कि इस भाषा में साहित्य मौजूद था। गुणाटिका विरत कथा संग्रह विरत कथा मूलतः इसी भाषा में था। इसके अब केवल 2 संस्कृत रूपांतरण ही बच गए हैं, विरत कथा मंजरी और कथा सरित सागर। हमीर मर्दन तथा कुछ अन्य नाटकों में कुछ पात्रों ने इसका प्रयोग किया है। जो विशेषताएं हैं, 2 स्वरों के बीच में आने वाले स्पर्श वर्गों के तीसरे और चौथे घोष व्यंजनों का क्रमशः पहला और दूसरा अर्थात अघोष हो जाना होता है। जैसे देखिएगा, गगन, गगन का रूप मिलता है पैशाची में गगन, यानी गौ जो घोष ध्वनि है वह तब्दील हो गई है कौ में। मेघ घौ घोष ध्वनि है और रूप इसका मिलता है मेघो, यानी घौ ध्वनि बदल गई है खौ में। इसके बाद महाराष्ट्रीय प्राकृत का जिक्र होता है। मूल स्थान आप जानते हैं महाराष्ट्र है। जूल ब्लॉक ने मराठी का विकास इसी के बोलचाल रूप से माना है। कुछ लोग महाराष्ट्र तक इसे सीमित नहीं मानकर पूरे भारत की भाषा मानने के पक्ष में हैं। कुछ लोग काव्य की कृत्रिम भाषा मानते हैं। महाराष्ट्रीय प्राकृत साहित्य की दृष्टि से समृद्ध भाषा है, साहित्य मिलता है, लेकिन यह महाराष्ट्रीय भाषा जो प्राकृत भाषा है यह भी कई इलाकों में फैली रही है। आप देखेंगे कि जो साहित्य उपलब्ध है उसमें बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित हाल की गाहा सतसई, रावर सेन की रावण वहो, जय वल्लभ की बज्जालग जैसी अमर कृतियां हैं। जो विशेषताएं हैं कि 2 स्वरों के बीच आने वाले अल्प प्राण आप जानते हैं कि कौन सी ध्वनि होती है। इसमें कम समय उच्चारण में, जिन ध्वनियों में बहुत कम समय लगता है, जैसे क, त, प, द, ग। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रायः लुप्त हो गए, ये ध्वनि मिलती नहीं है। जैसे प्राकृत ही पाहु, गच्छति, गच्छई। दूसरी विशेषता है महाप्राण स्पर्श ख, त, फ, ध, घ का केवल ह रह गया है। यानी ये ध्वनि महाप्राण जो ध्वनि है, महाप्राण का मतलब होता है कि उसके बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। एक क कम समय लगता है, अल्पप्राण है। ख ज्यादा बोलने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। तो आप देखिएगा कि ये तमाम जो महाप्राण ध्वनियां हैं उसमें सिर्फ ह रह गया है। जैसे मुख, मुंह, कथयति, कहई, ऊष्म ध्वनियां। तीसरी विशेषता है तालव्य शौ, दंत शौ प्रायः ह हो गया है। जैसे तस्य, ताह, देखिए शौ है, शौ ध्वनि तब्दील हो गई है ह में। इसके बाद है अर्धमागधी। स्थान इसका है कौशल, कौशल के आसपास की भाषा है। मागधी और शौरसेनी के बीच ये भाषा पड़ती, इसका इलाका जो है वो मागधी और शौरसेनी के बीच का इलाका है। तो जाहिर है कि मागधी और शौरसेनी की प्रवृत्तियां भी मिलती हैं, इसलिए इसको अर्धमागधी भाषा कही गई है। जैन साहित्य में इसका बहुत प्रयोग हुआ है। जो विशेषताएं हैं वो हैं मूर्धन्य शौ और तालव्य शौ के स्थान पर दंत शौ हो गया है। जैसे वर्ष हो गया बास। अनेक स्थलों पर दंत ध्वनियों का मूर्धन्य हो जाना इसकी प्रवृत्ति है।
जैसे अस्थित का हुआ ठीय, कृत्वा कट। तीसरी विशेषता है कि कहीं कहीं चवर के स्थान पर तवर का इस्तेमाल होता है। चवर समझ रहे हैं, चौ छौ जौ झौ, ये चवर का है, और तवर तो थो जो है वो तवर्ग है। चवर के स्थान पर तवर का इस्तेमाल, जैसे चिकित्सा, चिकित्सा को ते इच्छा कहते हैं। ये इस अर्धमागधी में चिकित्सा को ते इच्छा बोले, यानी चौ के स्थान पर तो का इस्तेमाल हो। चौथी विशेषता है गद्य और पद्य की भाषा में अंतर है। अह के स्थान पर गद्य में मागधी की तरह ए और पद्य में सौर सैनी की तरह ओ। अब देखिए मागधी का भी असर है, इस वजह से अ के स्थान पर ए हो रहा है और पद्य में सौर सैनी का असर है, इसलिए ओ हो रहा है। कुछ प्राकृतों में स्वरों के बीच स्पर्श का लोप होता है, इसमें य श्रुति मिलती है, ये सागर शायर। इसके बाद जो प्राकृत भाषा है वह मागधी है और इसका मूल स्थान मगध है। मगध का इलाका पटना के आसपास का जो इलाका हुआ करता था। लाशन ने कहा कि महाराष्ट्री और मागधी को एक मानते हैं। ये लाशन जो महोदय थे भाषाविद, उन्होंने माना कि महाराष्ट्री और मागधी एक ही है। कुछ लोग महाराष्ट्र का मानते हैं। कोई स्वतंत्र रचना इसमें मौजूद नहीं है। संस्कृत नाटकों में निम्न श्रेणी के पात्र इसका प्रयोग करते रहे हैं। प्राचीनतम जो रूप है इस भाषा का जो रूप है वह अश्वघोष की रचनाओं में ये मिलती है, रूप मिलता है। विशेषताएं हैं दंत सौ और मूर्धन सौ के स्थान पर तालब स्व मिलता है, जैसे सप्त शक्त। रौ का लौ, राजा को लाजा कहा जाता है, रौ के स्थान पर लौ का इस्तेमाल होता है। प्रथमा एक वचन में संस्कृत अ के स्थान पर ए, जैसे देव के स्थान पर देवे। इसके बाद जो प्राकृत है वो के कई। ये के प्रदेश में ये भाषा बोली जाती थी। अब ये इलाका पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के इस इलाके में लहंदा बोली जाती है। अब ज़्यादा कुछ जानकारी इस प्राकृत के बारे में नहीं है। टक, ये पंजाबी क्षेत्र में यह प्राकृत बोली जाती रही थी। पाकिस्तान और भारत का जो पंजाब है वह इलाका है इसका। इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। खस, यों इस नाम के प्राकृत का उल्लेख नहीं है, लेकिन सुनीति कुमार चटर्जी, आप जानते हैं बहुत बड़े भाषाविद हैं, वो मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल में बोली जाने वाली पहाड़ी बोलियों का विकास खस से हुआ है। जबकि भोलानाथ तिवारी इस प्रदेश की भाषा को सौर सैनिक का उत्तरी रूप मानते हैं। ग्रियेशन मानते हैं कि पहाड़ी भाषाएं राजस्थानी भाषा का विस्थापित रूप है। ब्राचड़, प्राचीन सिंध क्षेत्र में ये बोली जाती थी भाषा प्राकृत। ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि यह जो प्राकृत जिसका जिक्र हम लोगों ने किया है यह भी पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त इसलिए नहीं है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनके प्राकृतों के बारे में जानकारी नहीं है। तो जानकारी का सर्वथा अभाव है, जिसकी वजह से यह जो ज्ञान है वह अधूरा है। जिन प्राकृत भाषाओं का हम लोगों ने अभी चर्चा की इनके बारे में, उनमें सामान्य विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता है कि ध्वनि की दृष्टि से प्राकृत भाषाएं पाली के करीब हैं। दूसरी विशेषता है उष्मुख में पाली में सिर्फ सौ का प्रयोग था। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कुछ समय तक तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ था। मागधी में तालव्य सौ, पैसाची में तालव्य सौ और मूर्धन्य सौ,
शेष में दंत सौ का प्रयोग पाली की तरह ही होता है। तीसरा, प्राकृतों में न का विकास न के रूप में। चौथी विशेषता है ध्वनियों के विकास के कुछ स्थानीय रूप मिलते हैं। हर प्राकृत में ऐसा हुआ है कि जो स्थानीय स्तर पर कुछ ध्वनियों का विकास हो गया है। पांचवी विशेषता है कि प्राकृतों में व्यंजनांत शब्द प्रायः नहीं मिलते हैं, यानी व्यंजन वर्ण से शब्दों का अंत हो ऐसे शब्द नहीं मिलते हैं। द्विवचन के रूपों का प्रयोग प्राकृतों में नहीं मिलता है, यानी या तो एक वचन मिलता है या बहुवचन मिलता है। सातवीं विशेषता है कि वैदिक और लौकिक संस्कृत संयोगात्मक भाषाएं थीं। पाली में यह रूप कायम रहा, लेकिन प्राकृत में भाषा वियोगात्मक होने लगी। अब ये समझ लेना है कि संयोगात्मक भाषाएं क्या होती है, जिसमें संज्ञा पद और कारक चिन्ह दोनों मिले हुए रहते हैं, वो संयोगात्मक भाषाएं हैं। जो संस्कृत है, वैदिक भी और लौकिक भी, पाली में भी ये मौजूद है, लेकिन प्राकृत में ये देखा जाता है कि धीरे धीरे संज्ञा पद और कारक चिन्ह दोनों अलग अलग होने लगते हैं। तो सामान्य रूप से प्राकृत को समझना हो, जानना हो, तो हम लोग इस तरह से उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और परीक्षा में इससे संबंधित जो सवाल हैं वो इसी के आसपास ये सवाल होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अध्ययन प्राकृत का अभी तक हुआ नहीं है। और विद्यार्थियों से मतलब एक तरह से आग्रह है कि आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। भाषा विज्ञान है ना, तो भाषा विज्ञान में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन एक बार अगर समझ लिया जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं होती है। आपको विभिन्न तरह की जो प्रतियोगिताएं हम देख रहे हैं, इधर राजस्थान लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग और फिर यूपीएससी में इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका ज्ञान समृद्ध होगा, बेहतर होगा और आप अपने सवालों का हल बेहतर ढंग से कर सकेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।